मेरा जो ये पॉडकास्ट करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो एमएसएमई को गाइड ही करना है। ह्यूमन एरर्स है, टाइपो एरर्स है, तो उसमें हैवी पेनल्टीज और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि मैं 40 लाख से ऊपर गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 40 लाख से ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। यदि मुझे लगता है कि मेरी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर रहेगी ईयरली टर्नओवर के बाद, तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी के पास जीएसटी नोटिस आए तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट भी अनइंटेंशनली कह लो या इंटेंशनली कह लो गलती कर देता है कि वो 73 की जगह 74 में नोटिस दे देता है। जैसे आप अभी ये केस बता रहे थे, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स गलती क्या है कि वो नोटिस आते हैं के भरोसे रहते हैं। मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा कहना है कि एटलीस्ट उनको उस नोटिस को इंटरप्रेट करना चाहिए। बिना फाइनल ऑर्डर के भी क्या अकाउंट फ्रीज कर सकता है आपका? इसमें भी मैडम कहीं ना कहीं से टैक्स चोरी तो है ही, चोरी तो है ना। आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो टैक्स तो देना ही टैक्स तो देना है। पहले तो बहुत सारे केसेस में रिमांड बैक हो जाता था अपील से, लेकिन अब तो रिमांड बैक भी नहीं हो रहे हैं। जनरली केसेस में वहीं पे केस सेटल हो रहे हैं अपील में। आकाश सर, आप खुद एक कंसल्टेंट और आप मतलब बड़ी बात है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरे पास भी आए तो कम से कम अवेयर होकर आए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है तुषारिका शर्मा। आई एम द को फाउंडर ऑफ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं सीए आकाश गुप्ता जी, दुबई डिकोडेड बुक के ऑथर भी हैं। इसके साथ ही साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक जीएसटी लिटिगेशन एक्सपर्ट मैं बोलने वाली थी, उन्होंने मना कर दिया। जीएसटी लिटिगेशन में डील करने वाले एक व्यक्ति हैं जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को, स्टार्टअप ओनर्स को मदद कर रहे हैं समझने में कि जीएसटी फाइल करना क्यों ज़रूरी है, किसे करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जीएसटी फाइलिंग के दौरान आती हैं। बहुत सारे आप में से आज ये एपिसोड देखने वाले लोग बिजनेस ओनर होंगे या जो जीएसटी की जो गाइडलाइंस हैं उनमें फॉलो करते होंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि गाइडलाइंस कैसे फॉलो करनी है, किन किन सिचुएशंस में उनको डील करना है, किस तरह वो फंस सकते हैं, कि किन किन चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए, कौन कौन सी बर्निंग इश्यूज़ हैं जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए उन्हें कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। आज वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो बिजनेस करने का सपना देखते हैं या जानकारी चाहते हैं जीएसटी से या बिजनेस से रिलेटेड, आपके लिए बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है। आई वॉन्ट टू वेलकम आकाश गुप्ता सर। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तुषारिका मैडम। थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, आज का जो पॉडकास्ट है हमारा, ये पॉडकास्ट मैंने उन एंटरप्रेन्योर के लिए बनाया है। बेसिकली कुछ जीएसटी की बहुत सिंपल इश्यूज हैं जिनको डिपार्टमेंट चैलेंज करता है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। करेक्ट। उस पैनिक सिचुएशन में हम डर जाते हैं और हैवी लाइबिलिटीज़, पेनल्टीज़ पे कर देते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एंटरप्रेन्योर्स को, ओनर्स को ये गाइड करूँगा कि यदि कोई छोटी प्रॉब्लम आए, यदि कोई ह्यूमन एरर्स हैं, टाइपो एरर्स है, तो उसमें हैवी पेनल्टीज़ और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, फाइट करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नोटिस एआई से जनरेट हो रहे हैं। एंड एआई में एक फीचर फिटेड है कि यदि आपके यहाँ पर कुछ भी मिसमैच है तो एआई आपके ऊपर नोटिस जनरेट कर देता है। वो ह्यूमन की तरह नहीं सोचता, उसमें तो फीचर्स हैं। करेक्ट। तो नोटिस बढ़ गए हैं। करेक्ट। अब नोटिस आते हैं तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो ये समझते ही नहीं है कि नोटिस आया क्यों है, किस सेक्शन में आया है, उसके क्या रेलिवेंस हैं, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, कैसे उसको फाइट करना। यदि हम उसको तरीके से समझे तो मुझे लगता है 90% लिटिगेशन तो खत्म हो जाएगा वहीं की वहीं। बहुत बढ़िया। तो हमें आज हम जो डिस्कशन करेंगे, बहुत पेनफुल पॉइंट क्या है एंटरप्रेन्योर के, छोटे छोटे एमएसएमईज जिनके पास नोटिस आते हैं और वो हैवी पेनल्टीज बियर करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बियर करते हैं। करेक्ट। तो उनको समझाएंगे कि हम कैसे वो जीएसटी नोटिस को डील करें, कैसे अच्छे से उनको एंटरटेन करें, पैनिक ना हो। कोई भी सिचुएशन आए, अनटिल अनलेस आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसा हमारा सिस्टम आज की डेट में बहुत सारे केसेस में रिलीफ दे भी रहा है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक छोटे क्वेश्चन के साथ शुरू करती हूँ कि हम भी बिजनेस ओनर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिसेंटली ही जीएसटी के गाइडलाइंस के अंडर फॉल करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है कि जीएसटी किन को भरना चाहिए, किस रेवेन्यू तक ज़रूरत नहीं है, क्यों भरना चाहिए, रेलेवेंस क्या है
और ये आजकल जो जीएसटी बचाने वाला जो सिस्टम आ गया है, थोड़ा मैं चाहूँगी आप इस पे भी प्रकाश डालें। जीएसटी को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। जी। अभी एक रूल 14A आया 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। उसका मतलब ये है कि आप जीएसटी फास्ट ट्रैक मोड में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है। बस उस फास्ट ट्रैक मोड को अवेल करने के लिए आपको उसमें एक ऑप्शन दिया है कि आपको ये मतलब आपको ये डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी जीएसटी की जो लाइबिलिटी है B2B की वो 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। ओके। तो आप यदि वो डिक्लेरेशन फाइल कर देते हैं तो आपको विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन अप्लाई के आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अच्छा। पहले लोगों की बहुत सारी ये जो है मिथ्स थे या कह देते हैं कि डिपार्टमेंट्स की ये जो है चैलेंजेस थे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने में समय लगता था, लेकिन रूल 14A आने के बाद इस समय कहीं ना कहीं इस पे एक बैरियर लगेगा। अब जीएसटी की थ्रेशोल्ड क्या है जिसमें आप कह रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यदि मैं 40 लाख से ऊपर गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 40 लाख से ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। यदि मुझे लगता है कि मेरी जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर रहेगी, ईयरली टर्नओवर, गुड्स के केसेस में। इन केस ऑफ सर्विसेज वही टर्नओवर रिड्यूस करके 20 लाख कर दिया है। अच्छा, मतलब अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में हो या गुड्स में हो तो 40 लाख रेवेन्यू तक आप उसके बाद आपको लेना है। उसके बाद आपको तो 40 लाख के बाद अप्लाई करना है। 40 लाख के बाद अप्लाई करना रिक्वायरमेंट है आपकी। आप यदि 40 लाख से ऊपर कोई भी बिल रेज करते तो आपको जीएसटी का बिल ही रेज करना। ठीक है। और अगर कोई चाहे कि डे 1 से लेना चाहे तो भी ले सकता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है। एक और सवाल था, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जीएसटी के लिए, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस से है, तो क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी ही ज़रूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत है, या रेजिडेंशियल पे भी कर सकते हैं? मैडम ये आपका नहीं ना, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। जीएसटी में ना एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लेना है। जी। जीएसटी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी ले सकते हैं, बस आपका वहाँ से प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो आपको प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूव करने की, उसमें जीएसटी ऑफिसर को प्लेस ऑफ बिजनेस हमें प्रूव करना है। उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आपको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किसी शॉप पे होनी चाहिए, ऑन रोड होनी चाहिए। ऐसा कहीं कोई रिक्वायरमेंट जीएसटी एक्ट में नहीं है। लोकल म्यूनसिपैलिटी के चक्कर में कुछ जगह लोकल म्यूनसिपैलिटी होती है तो वो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी को मना करते हैं, लेकिन वो लोकल लॉज हैं। जीएसटी एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब ये मिथ है बेसिकली। अच्छा, एक और चीज़ है, जिनके पास जीएसटी नोटिस आता है वो 2 सेक्शंस में आता है। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, सेक्शन 73, 74। तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी के पास जीएसटी नोटिस आए तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, और ये दोनों सेक्शन जो आपने बोला कि होते हैं उसमें, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो मैडम, क्या है, हमारे पास आज की डेट में जो नोटिस आ रहे हैं जीएसटी में, जो नोटिस बेसिकली आ रहे हैं, सबसे पहले ASMT 10 का नोटिस आता है, जिसको स्क्रूटनी भी बोलते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट। अब ASMT 10 पे आपने रिप्लाई किया, आपने उसके बाद ASMT 10 में जो भी डिफरेंस आया आपने उसको वहाँ पर पे कर दिया, और जो है डिपार्टमेंट उससे जस्टिफाई हो गया तो नोटिस क्वैश हो गया। उसके बाद शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 या 74 में किसी में भी आ सकता है। अब 73 या 74 में नोटिस आपके पास है। 73 केसेस है, मतलब 74 तो फ्रॉड का केसेस है कि आपने इंटेंट टू इवेड ऑफ टैक्स है आपका, कि आपकी इंटेंशन ही टैक्स को सेव करने की थी, टैक्स को चोरी करने की थी। फ्रॉड का केसेस है बेसिकली। और 73 है मिस इंटरप्रिटेशन का केसेस है, HSN का केस है, मेरी इंटेंशन नहीं थी टैक्स बचाने की, लेकिन उससे कुछ ह्यूमन एरर्स हुई या जो है कुछ नॉलेजेबल एरर हुई, जिसकी वजह से मेरे पास 73 का मतलब एक मिसमैच आ गया, या मैंने लाइबिलिटी कम पे करी तो 73 का नोटिस आ सकता है। उसके बाद 73, 74 की जब हम रिवर्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास DRC 07 में एक ऑर्डर आता है। ये एक पूरी चैन है। अच्छा, पहले ASMT 10 का नोटिस आएगा, फिर शोकॉज नोटिस आएगा, फिर DRC 07 में ऑर्डर आएगा। नहीं तो ASM जो पहला नोटिस है, अगर हमने उसी को एंटरटेन कर दिया और वहीं पर चीज़ें रिजॉल्व हो गई तो हम सेकंड स्टेप पे आगे नहीं। ASMT 10 का नोटिस तब आता है जब कोई ये जो है मैथमेटिकल एरर या कोई AI जनरेटेड सिस्टमेटिक कोई रिकंसिलेशन एरर होती है, तो जनरली ASMT 10 का नोटिस आता है। ठीक है। डायरेक्ट शोकॉज नोटिस भी आपके पास आ सकता है सेक्शन 73 और 74 में, जब उनके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस हो, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि उनको लगता है रीजन टू बिलीव की केसेस में नहीं आ सकता। खाली एक मेरे पास एक र्यूमर आई कि सामने वाले ने तो जो है नंबर 2 में माल बेच रखा है, तो नहीं आ सकता। 70 उस केस में उसको 73 का उस केस में स्क्रूटनी ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, जब आपके पास कोई नोटिस आए ना, तो सबसे पहले ये देखें कि वो किस सेक्शन में आया है, 73 में आया कि 74 में आया।
बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट भी अनइंटेंशनली कह लो या इंटेंशनली कह लो गलती कर देता है कि वो 73 की जगह 74 में नोटिस दे देता है। जैसे आप अभी एक केस बता रहे थे, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मैडम, अभी 73 और 74 पे थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस रेफर करेंगे कि उनमें क्या डिसीजन हुआ है। जी जी। तो 73 जो मेरा नोटिस है वो आता है कि सामने वाले बंदे ने जीएसटी जमा नहीं किया। लेट से आपने किसी से कोई गुड्स सर्विसेज ली, सप्लाई ली, और सामने आपने उसको प्रॉपर पेमेंट दिया, प्रॉपर जो है टैक्स का पैसा भी दिया, लेकिन उसने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं करी। उस रिटर्न फाइल करने के ना चक्कर में एक मिसमैच जनरेट हो गया कि आपने तो उसका इनपुट ले लिया और सामने वाले ने उसको सबमिट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो एक रिकन्सिलेशन खड़ा हो गया। उस पे डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की या उसको इंटरनल लीड मिली, उसको ये लगा कि यार ये तो बोगस सप्लाई है, ये एक्चुअल में सप्लाई है ही नहीं, ये बोगस सप्लाई है। तो अब उसको लीड जिस बेसिस पे मिली उस केसेस में वो दो तरीके से नोटिस जनरेट कर सकता है आपको, या तो सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में। यदि उसको लगता है कि एक्चुअल में सप्लाई बोगस है, इनजेन्युइन है, कोई मूवमेंट है ही नहीं, एक्चुअल सप्लाई है ही नहीं, तो सेक्शन 74 में आपको नोटिस रेज करेगा। लेकिन यदि उसको लगता है कि नहीं, ये तो हमारा जो बायर है वो तो जेन्युइन है, उसने सही पेमेंट किया है, सब कुछ सही किया है, लेकिन सामने वाले ने उसका जीएसटी जमा नहीं किया है, तो सेक्शन 73 में उसको करना चाहिए। समझ गई। लेकिन बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट ये जज ही नहीं कर पाता कि इसको 73 या 74 में करना है, तो वो 74 में कर देता है। फ्रॉड के केस डिपार्टमेंट जज नहीं कर पाता, नहीं लीड मिल पाती, तो वो 74 में कर देता है। तो सबसे पहले, और उसमें ना सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है, वो ये कहता है, जो एक केस हुआ है जोडियक एनर्जी का, उसमें उसने कोर्ट ने डायरेक्टली डिपार्टमेंट को कहा है कि आप सिर्फ र्यूमर और एक थॉट प्रोसेस के बेसिस पे नहीं कह सकते कि आपके ऊपर सेक्शन 74 लगेगा। मतलब आपके पास कंक्रीट एविडेंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए एविडेंस की, तभी आप ये सेक्शन 74 का नोटिस रेज कर सकते हो। तो मेरा सभी से एक छोटा अनुरोध है कि जब भी नोटिस आए उसको सबसे पहले पढ़ें। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की गलती क्या है कि वो नोटिस आते हैं और कंसल्टेंट के भरोसे रहते हैं। मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा कहना है कि एटलीस्ट उनको उस नोटिस को इंटरप्रेट करना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, सही बात है कि नोटिस क्यों आया है, हमने ऐसा क्या किया। अनटिल अनलेस आपने कोई गलत किया ही नहीं है तो आपको उसको मतलब स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ, मतलब जीएसटी नोटिस अगर सेक्शन 74 में आ गया तो डरो मत, पहले तो ये देखो कि तुमसे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। हो सकता है डिपार्टमेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाए, आप उसको चैलेंज करो। यदि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया तो आप सेक्शन 74 को चैलेंज करो कि आपने गलत सेक्शन में नोटिस रेज किया, और गलत सेक्शन के नोटिस को यदि आपने ये प्रूव कर दिया तो डिपार्टमेंट को नोटिस क्वेश्चन करना पड़ेगा। बस क्या है कि हम क्या करते हैं कि नोटिस आती है, हमारी हार्ट बीट, डर जाते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हम कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आकाश सर, दिक्कत ये भी है ना कि कोई बताने वाला नहीं। अब जैसे आप आज बैठे हो, है ना, आप ये चीज़ें गाइड कर रहे हो, बता रहे हो, ये बहुत। अब आजकल क्या हो गया, आजकल लोग पॉडकास्ट पे या चैनल्स पे वही बात करते हैं जो मास ऑडियंस की बातें है ना। अब समझिए, नीश ऑडियंस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लोगों को व्यूज़ चाहिए, उनको ये नहीं है कि असली इन्फॉर्मेशन जाए। अब आप जब मेरे पास आए तो आपने बोला मेरे को इसी बारे में बात करनी, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं। अगर 10 भी लोगों की इस पॉडकास्ट से हेल्प हो पाती है तो आपका इंटेंशन वो है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कंसल्टेंट्स और जो नॉलेज वाले लोग हैं वो भी अपनी नॉलेज शेयर करें, क्योंकि सर मैं अगर गलत नहीं तो करोड़ों एमएसएमईज हैं इस समय इंडिया में। मैडम तुषारिका जी, मेरा जो ये पॉडकास्ट करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो एमएसएमई को गाइड ही करना है। एक जो फियर फैक्टर है, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एमएसएमई को। डिपार्टमेंट्स के कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन यदि आप कोर्ट के डिसीजन देखिए ना मैडम, तो कोर्ट के डिसीजन एसएससी के फेवर में आ रहे हैं। जहां पर एसएससी की इंटेंशन ठीक है, कोर्ट के डिसीजन एसएससी के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं, एसएससी के फेवर में आ रहे हैं। तो हमें कोई भी एमएसएमई को, यदि हमने 10 एमएसएमई को भी बचा लिया अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम सिर्फ एमएसएमई को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और हम भी चाहते हैं कि उनको सही डायरेक्शन मिले। सर का कहना ये है कि पहले आप खुद नोटिस पढ़ें, ताकि कभी कभी क्या होता है कंसल्टेंट भी आपको मिसगाइड ना करे या ना कर पाए, है ना। सब कंसल्टेंट भी अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा भी होता है कि कुछ वो भी डर पैदा कर देते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा। तो हमें भी एज एन एंटरप्रेन्योर एम्पावर्ड होना चाहिए। अब इसमें एक और सवाल आता है, सेक्शन 69 होता है जिसके अंडर शायद अरेस्ट है, राइट। तो अब वो पावर्स किस में आती है और वो किस सिचुएशन में होता है? क्या हर नोटिस के साथ वो पावर्स मिल जाती है? मैम, यदि मेरे पास एक सम्मन आ गया
बहुत सारे लोगों के पास आजकल क्या होता है, जब एक पूरी की पूरी चेन बोगस हो जाती है, लेट्स से मेरा कोई पार्टी ने ये डिक्लेरेशन दे दी कि हाँ जी मैंने एक्चुअल सप्लाई नहीं की, तो उससे पीछे जितने भी चैन बनी जिससे भी उसने माल खरीदा है बेचा है, वो पूरी की पूरी बोगस डिक्लेयर हो जाती है। मतलब लास्ट तक जहाँ से भी शुरू हुआ है। यदि मैंने ये कहा है कि आप एक बायर हैं, आपने ये प्रूव कह दिया कि सर मैंने तो इनसे माल खरीदा ही नहीं है, मैंने तो इनसे कोई गुड्स खरीदी ही नहीं है, तो इस अल्टीमेट और इन्होंने भी बिल रेज किया है, तो हाँ ऑब्वियसली बोगस हुआ। तो वो पूरी चैन बोगस हो गई। हाँ। इस केस में बहुत सारे सम्मन के नोटिस आते हैं, ठीक है। या बहुत सारे केसेस में कोई भी नोटिस आता है तो हमें छोटे छोटे केसेस में लगता है कि कहीं यार हमें डिपार्टमेंट अरेस्ट ना करा दे। पहला डर एक जो एंटरप्रेन्योर को और एक जो सही आदमी को होता है वो अरेस्ट का होता है। हाँ, क्योंकि सामाजिक तौर पे ना ये एक बड़ी गुडविल हानि है। हाँ, करेक्ट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 69 में अरेस्ट की पावर नहीं है। सेक्शन 69 के साथ आपको 132 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले तो एक थ्रेशोल्ड दी गई है 5 करोड़ की। यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 5 करोड़ से कम है तो बहुत कम केसेस में आपको अरेस्ट की पावर है। बहुत कम केसेस में आप अरेस्ट हो गए। हाँ, समझ मैं ये नहीं कहता कि सेक्शन यदि आपके 5 करोड़ से नीचे है तो आप अरेस्ट नहीं हो सकते। हो सकते हो। हाँ, लेकिन कम चांसेस हैं। कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। 5 करोड़ से ऊपर है तो 100% होगा ही होगा। फिर आपके ऊपर एक नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है। यदि डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो असेसी है वो भाग जाएगा, देश छोड़ देगा, पकड़ में नहीं आएगा, तो वो वारंट इशू कर सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है 5 करोड़। लेकिन जनरली 5 करोड़ से कम के केसेस में अरेस्ट बहुत कम देखा गया है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि हमारी इंटेंशन पे बहुत बड़ा मैटर है। मतलब गवर्नमेंट कोर्ट भी ना ये कहती है बहुत सारे केसेस में कि हमें रिकवरी करनी है, अरेस्ट से हमारा पैसा रिकवर नहीं होगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की आप जितनी जजमेंट देखेंगी, 2014 में भी कस्टम विभाग में भी जजमेंट आई थी, आप जितनी भी जजमेंट देखेंगी कहीं पर भी कोर्ट की इंटेंशन अरेस्ट की नहीं है। कोर्ट ये कहता है कि यदि असेसी कोऑपरेट कर रहा है और वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पैसा देने के लिए तैयार है तो आप सिर्फ उसने कोई गलत कर दिया इस वजह से कोई उसको अरेस्ट ना करे। अच्छा, मतलब कोर्ट का भी ये कहना है कि भाई हम सपोर्ट करें, इफ यू अगर आप अपनी असेसी सपोर्ट कर रहा है हाँ, तो आप सपोर्ट करें और उनसे जो टैक्स पेनल्टी जो इंटरेस्ट है यदि वो पे करने के लिए रेडी है तो आप उसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा सिस्टम है सर, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। गलती किसी से भी हो सकती है। दूसरी बात क्या है मैम, अरेस्ट होने से रिकवरी नहीं हो सकती, आप किसी की रिकवर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर है, डिपार्टमेंट की इंटेंट क्लियर है और कोर्ट की तो इंटेंट 100% क्लियर है। वो कहती है कि आप अरेस्ट से पहले तो ये देखो कि क्या कोई विलफुल एक्ट हुआ है, कोई ऐसा है कि विलफुल एक्ट हुआ है। यदि विलफुल एक्ट नहीं हुआ है, सामने वाले ने कुछ अनइंटेंशनली कोई एरर हो गई है, बिना किसी नॉलेज की हो गई है, ठीक है। यदि सामने वाला उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है और इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपका टैक्स पे कर रहा है तो ठीक है ना, अरेस्ट क्यों करना। करेक्ट, समझ गए। तो अरेस्ट जो है ये दूसरी बात क्या, अरेस्ट की पावर भी ना कमिश्नर को है। ऐसा नहीं कि कोई आया आपके पास ऑफिसर आपको उठा के ले गया, ऐसा नहीं होता। अरेस्ट के लिए उनको भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करने पड़ेंगे। एंड देन दे हैव टू ब्रिंग अ नोटिस आल्सो। नोटिस बहुत सारे केसेस में नोटिस इसलिए नहीं देते कि पता चले कि एसएससी कहीं चला ना जाए। अच्छा, ओके। तो वो हाँ, पर वैसे तो प्रायर नोटिस का इसमें नहीं है क्या प्रावधान? प्रायर नोटिस का प्रावधान है मैडम, लेकिन बहुत सारे केसेस में जब डिपार्टमेंट को लगता है कि एसएससी चला जाएगा, भाग जाएगा, तो वो क्या करते, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि किसी ने कोई डायरेक्टली आपको कह दे कि डायरेक्टली बंदा इन्वॉल्व है, यही इन्वॉल्व है, यही पूरा ये स्कैम कर रहा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट करता है अरेस्ट, बिना किसी शो को नोटिस के अरेस्ट करता है। समझ गई। एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे जीएसटी नोटिस जब रेज होता है तो उसके लिए एक सर्टेन ऑफिसर जिम्मेदार होता है, तो मैनी टाइम्स ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें गलत ऑफिसर अगर जीएसटी इसमें तो मैडम बहुत सारे केसेस हैं। इसके ऊपर तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है मैडम बहुत सारे केसेस में कि हमारा जुडिक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिक्शंस कि लेट से मेरी जो जीएसटी है वो सेंट्रल जुडिक्शन में होती है, तो यदि स्टेट जुडिक्शन मेरे यहाँ पे सर्च एंड सीजर पे आ रही है तो उसके पास प्रॉपर जो है अथॉरिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए कि क्योंकि वो हमारी जो जीएसटी है वो सेंट्रल के पावर में आती है। लेकिन यदि सेंट्रल की बजाय स्टेट वाले हमारे यहाँ पे आ रहे हैं सर्च एंड सीजर पे, तो हमें उसका जुडिक्शन पे चेक करना पड़ेगा, उससे ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो खाली ऐसा नहीं कि मैं आपके अंडर में आता हूँ और आप कोई भी आकर मेरा
जो है सर्च एंड सीजर कर जाए। तो ऐसे में क्या वो केस वहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल केस खत्म हो जाएगा। बस समस्या क्या है मैडम, हमारे एसएससी जानते नहीं है। वो किसी भी सर्च एंड सीजर के केस में डर जाते हैं। मैं आपको एक और केस बताता हूँ मैडम। एक समरी असेसमेंट एक सेक्शन है हमारा, ये एक ऐसी जीएसटी ऑफिसर के पास तलवार है जो जनरली वो चलाता नहीं है। उस केस में क्या होता है, वो आपके यहाँ आता है, आपको डरा देता है बहुत सारा कि ये आपकी बोगस सेल है सर, ये आपने बिल गलत लिया हुआ है, और आपसे वॉलेंट्री टैक्स जमा करा देता है। वॉलेंट्री सेक्शन 74 में। अरे, क्योंकि सेक्शन 74 में जैसे ही आपने वॉलेंट्री टैक्स जमा कर दिया तो आपने डिपार्टमेंट को ये कह दिया कि हाँ जी मैंने फ्रॉड किया मेरे से है। गलती हुई। अच्छा, मतलब मैंने मान fraud लिया किया आपने। अरे, अब एज एन एसएससी तो आपको नहीं पता है कि सेक्शन 74 में उसने टैक्स जमा करा दिया है। मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी सर्च एंड सीजर के केस में यदि कोई भी आप टैक्स जमा कर रहे हैं वॉलेंट्री, उससे पहले सबसे पहले उसका सेक्शन 66 का शोकॉज नोटिस लें, उनसे ऑर्डर लें कि सर आप जो है ये जो जमा करा रहे हैं हमसे, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में जमा करा रहे हैं। कोई भी टैक्स वॉलेंट्री डिपॉजिट ना करें, क्योंकि यदि आपने वहाँ पर जमा कर भी दिया, मैं कहता हूँ आपने एक प्रेशर और एक पैनिक सिचुएशन में जमा कर भी दिया, तो आप उसको बाद में चैलेंज कर सकते हो यदि आपके पास किसी शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में वो आपने डिपॉजिट किया है। यदि आपने सेक्शन 74 में वो डिपॉजिट कर दिया तो आपने उसको चैलेंज करना टिपिकल हो जाता है। आपने ये मान लिया है कि आपने फ्रॉड किया है। बहुत डीप पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये गलती होने के चांस, क्योंकि आदमी हड़बड़ाया होता है उस समय, हड़बड़ाया होता है कि आते ही ना कि चलो जमा करो खत्म करो किसी तरीके से ये यहाँ से जाए। लेकिन अपने कंसल्टेंट से ओपिनियन लें। कोई कभी भी कोई सर्च एंड सीजर आए, अपने कंसल्टेंट को जरूर बुलाएं। लोग कोशिश क्या करते हैं कि यार किसी तरीके से यहीं की यहीं बैक हैंड पे इनको निपटा लें। जो बैक हैंड पे निपटाने वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को एम्पावर कर रही है और ये प्रूव कर रही है कि कहीं ना कहीं एसएससी की गलती हुई है। अच्छा, मतलब प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही करें। प्रोसेस के थ्रू आपसे गलती भी हुई तो भी प्रोसेस के थ्रू जाए। हमें टैक्स फिर भी पे करना है। हाँ, सही बात है। तो प्रोसेस से पे करो। हाँ, नंबर 1 में करो। सही बात है। एक और चीज़ है इसमें, जैसे अकाउंट फ्रीज वाला होता है कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट बिना फाइनल ऑर्डर के भी क्या अकाउंट फ्रीज कर सकता है आपका? इसमें भी मैडम बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को ये लगा कि सामने वाले ने फ्रॉड किया है, उसने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फ्रीज के लिए भी उसके पास स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट एविडेंस होने चाहिए। शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए जिसमें उसका ऑर्डर निकला हुआ हो, डिमांड निकली हुई हो, और उसकी जो टेन्योर है फ्रीज की वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब 1 साल तक फ्रीज होगा मैक्सिमम। अब क्या होता है कि कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ्रीज कर देता है, लेकिन हम अनअवेयर्ड है, हमें पता ही नहीं है, एसएससी को पता ही नहीं है, वो फ्रीज चलते आ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। और फ्रीज भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी भी कोर्ट ये नहीं चाहता कि आपका बिजनेस बंद हो जाए। आपका यदि अकाउंट फ्रीज हो गया यानी कि आपकी सांसें बंद हो गई, क्योंकि सारी लेन देन तो आपके अकाउंट से हैं। सही बात है। तो फ्रीज करने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस को बंद कर देना। तो यदि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो ये देखिए कि आपके पास क्या शो कॉज नोटिस आया है, क्यों आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। यदि मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, यदि आप जेन्युइन है तो आप हर चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। बस हमें ये इंश्योर करना है कि हम जेन्युइन हो, हमारी परचेज जेन्युइन हो, हमारी सेल्स जेन्युइन हो, हमारी पेमेंट जेन्युइन हो। तो डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने हर सेक्शन में हमें रिलीफ देगी और रिलीफ मिलेगा। हमें पता होना चाहिए, हमें उनको फेस करना आना चाहिए। और क्या होता है मैडम, सबसे बड़ी सिचुएशंस क्या है आज की डेट में ना, हम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हम माल बेचने में बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन फिनेंस में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर गड़बड़ कर देता है। और आजकल तो सर ट्रेंड में है, मतलब ये पक्के बिल कच्चे बिल वाला जो चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग है कि बचा लें कुछ पैसा। बट मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए वो बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अभी आप देखोगे मैडम, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उसमें उसने एसएससी के फेवर की बात की है। उसने सीधा ये कहा है कि यदि आपके पास वैलिड परचेज इनवॉइस है और वैलिड पेमेंट प्रूफ्स हैं तो आपको सिर्फ सप्लायर ने आपका जीएसटी जमा नहीं किया तो आपका इनपुट डिनाई नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली सर, देखो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमएसएमई को नर्चर करना, नहीं तो हम ग्लोबल पेडेस्टल पे कहाँ स्टैंड कर पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आप भाई रूल्स फॉलो करो, ढंग से स्ट्रक्चर में चलो और
टैक्स एवेजन से बचो, क्योंकि कहीं ना कहीं से टैक्स चोरी तो है ही, चोरी तो है ना। आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो टैक्स तो देना ही टैक्स तो देना ही और पड़ेगा। वो जिम्मेदारी, मौलिक जिम्मेदारी, और सरकार भी आपसे तब मांग रही है जब आप कमा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं कमा रहे हो तो आपसे टैक्स ले रही है। और तो एज ए लिटिगेशन एक्सपर्ट या एज अ प्रैक्टिशनर आप यही बताएंगे सबको कि करना चाहिए, मतलब यू शुड गो बाय राइट प्रोसेस। सही प्रोसेस पे जाएं। मैं आपको एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैडम। अभी एक केस हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली डांट लगाई है। क्या डांट लगाई है कि एक एसएससी की एक लीड डिपार्टमेंट के पास पहुंची कि सर इसका इवेजन है, टैक्स इवेजन है, लेकिन वो टैक्स इवेजन फ्रॉड नहीं था। अच्छा, लेकिन गलती हो गई होगी, कोई मतलब मिस्टेक थी या कुछ भी ह्यूमन एरर थी, वो डिपार्टमेंट को पता चली। लेकिन एक्चुअली में वो 3 साल हो गए थे। हमारे लिए ना टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएसटी वाले जीएसटी में सेक्शन 73 की जो टाइमलाइन है मैं आपको बता देता हूँ। वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की जो एनुअल रिटर्न है उसके 3 साल के अंदर ही आपको 73 का नोटिस मिल सकता है। अच्छा, मतलब आज अगर मैंने लेट से आपकी ये जो 21-22 की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एनुअल रिटर्न की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2022 है। हाँ, तो आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले ही सेक्शन 73 का शो कॉज नोटिस मिल सकता अच्छा, है। उसके यदि उसके बाद भी मिलता है, एक दिन बाद भी मिलता है, तो नोटिस क्वैश हो जाएगा। अच्छा, ओके, वो सेक्शन 73 में नहीं हो सकता। सेक्शन 73 में नहीं हो सकता, वो टाइम बार्ड नोटिस कहा जाएगा। ठीक है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। डिपार्टमेंट की कंपल्शन है, उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब डिपार्टमेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है उसके लिए। अच्छा, लॉ में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ओके। 74 के लिए 5 ईयर्स की टाइमलाइन है। एक जो टाइमलाइन है वो 5 साल, यानी कि वो आपको जो 31 मार्च 22 के बाद का 31 मार्च 2027 तक आपको सेक्शन 74 में नोटिस रेज कर सकता है। मगर उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए उसे रेज करने। हाँ, रीजन टू बिलीव पे नहीं कर सकता। कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, लीड होनी चाहिए कोई, तभी वो सेक्शन 74 में आपको नोटिस रेज कर सकता है। अब 3 साल का समय निकल गया तो डिपार्टमेंट ने 74 में उसको नोटिस रेज कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगी मैडम, हैवी पेनल्टीज थी, हैवी इंटरेस्ट था। कोर्ट ने डिपार्टमेंट को डांट लगाई और ये कहा कि ये जो डिमांड है ये सेक्शन 73 में फॉल करती थी, क्योंकि आप टाइम पे 73 का नोटिस रेज नहीं कर पाए तो ये 74 में ये डिमांड वैलिड ही नहीं है। और एसएससी को रिलीफ मिली है इस केस में। बहुत बढ़िया। तो टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना सभी से ये है कि कोई भी नोटिस आए इसको गो थ्रू जरूर करें, उसको अच्छे से पढ़ें। उस नोटिस, डिपार्टमेंट भी गलती करता है नोटिस इशू करने में। करेक्ट। तो हम यदि डिपार्टमेंट की गलती को देखते हैं या डिपार्टमेंट ने कोई अनजेन्युइन हमसे किया तो हम उसको चैलेंज करें ना, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली पे करने की वजह उसको चैलेंज करें। समझ गए। अभी आजकल ये ई वे बिल्स भी बहुत कॉमन है, तो अगर किसी ई वे बिल में किसी बंदे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, मतलब अनइंटेंशनली हुई है, तो इसको भी क्या टैक्स इवेजन मानते हैं? नहीं मैडम, ये भी एक क्या होता है कि हर जगह जीएसटी की टीम चौराहे पे खड़ी है। हाँ। कोई भी गाड़ी पकड़ लेते हैं और उसमें ई वे बिल में यदि कोई टाइपो एरर भी है, यदि व्हीकल की कोई टाइपो एरर भी है और उस पर 100% पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। हम भी एज एन एंटरप्रेन्योर उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। जो फैक्ट है सही बात है कि यार किसी तरीके से यहीं की यहीं हमारी चीज़ें स्मूथ हो जाए। लेकिन मैडम मैं आपको बता दूं, कोर्ट फिर क्लियर है इसमें, यदि आपकी इंटेंट टैक्स चोरी नहीं है, आप उसको अंडर वैल्यूएशन में नहीं दिखा रहे, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है, सिर्फ एक कोई व्हीकल नंबर गलत डल गया है, तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगनी चाहिए। कोर्ट भी क्लियर है। कोर्ट ये कहता है कि ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है। यदि आपने टैक्स ठीक पे किया है, आपके पास वैलिड इनवॉइस है, सिर्फ व्हीकल नंबर गलत डल गया तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लग जाएगी। सही बात है ये। तो कभी भी ऐसे कोई केसेस में यदि कोई ऐसी पेनल्टी लगाई जाती है, उसको पेनल्टी को पे करें, उस पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील में जाएं, अपील में आपको रिलीफ मिलेगा और आपका पैसा आपको रिफंड मिलेगा। ओके। मतलब मेरा बड़ा सिंपल कहना यह है कि कोई भी डिमांड आपसे ली जा रही है, यदि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने पे की है, तो आपके पास राइट है उस ऑफिसर को चैलेंज करने का, उस ऑर्डर को चैलेंज करने का अपील में जाके, और आपको अपील में रिलीफ मिलेगा और आपको आपका पैसा रिफंड मिलेगा। इसमें ये भी होता है कि बहुत बार जीएसटी का जो नोटिस होता है वो लेट आता है,
मतलब ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास नोटिस ही लेट आता है, जैसे एक तो आपने ये सेक्शन 73 74 वाला बताया, जीएसटी नोटिस अगर डिले आता है तो ऐसे में क्या केस अपने आप ही मतलब क्योंकि टाइम बार्ड हो गया तो लैप्स हो जाता है, क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? अब जीएसटी नोटिस भी ना क्या हो गया है कि जीएसटी पे पोर्टल्स पे बहुत सारे नोटिस जनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि फाइल्स तो कंसल्टेंट देख रहा है, अब वो डायरेक्ट एसएससी तक पहुंची नहीं है, अब कंसल्टेंट उसका रिप्लाई करता है या नहीं करता है, ये बहुत सारा लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए मैम नुकसान सिर्फ एंटरप्रेन्योर का है। यदि कोई नोटिस आपके पोर्टल पे आ गया तो ये डीम्ड माना जाएगा कि वो आपके पास पहुंच गया है। ओके। क्योंकि उसमें आधार ऑथेंटिकेशन में आपकी मेल पे भी जाता है, वो ईमेल्स पे भी जाता है और आपके मोबाइल्स पे भी कई बार पॉपअप आते हैं। ऑल्दो उस ग्राउंड पे कई बार डिपार्टमेंट आपको रिलीफ दे देता है कि ठीक है कि आपके कंसल्टेंट ने आपको नहीं बताया, हाँ। वो एक सेकंड बात है, लेकिन आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोई एक्ट के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको प्रॉपर वॉच करें। कोई नोटिस आपसे कोई आपके पास नहीं आया है, कंसल्टेंट से पूछें। बहुत सारे केसेस में एक्सपायरिटी होने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं रहता, आपको 10% डिमांड जमा करने के बाद आपको अपील में जाना पड़ता है। चाहे आप मतलब आपको अपील में जाने के लिए 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपका 1 रुपये का भी इवेजन ना हो। तो मतलब बहुत सारे केसेस में देखा गया 5-5 करोड़ की डिमांड आ गई, जबकि उसमें एसएससी के पास सारे प्रूफ्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको उस डिमांड को चैलेंज करना है तो उसको 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और मतलब सॉरी, डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का तो 100% और जो अनडिस्प्यूटेड है उसका 10% जमा करके आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी और अपील में आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपका पैसा अननेसेसरी ब्लॉक हो गया। सही बात है। एक्सपायरिटी होती है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। जैसे ही आपका केस एक्सपायरिटी होगा तो आपके पास अपील के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। पहले तो बहुत सारे केसेस में रिमांड बैक हो जाता था अपील से, लेकिन अब तो रिमांड बैक भी नहीं हो रहे हैं। जनरली केसेस में वहीं पे केस सेटल हो रहे हैं अपील में ही। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, अगर ये जीएसटी का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIB, राइट, यही बोलते हैं ना, वो अगर आ जाए तो सबसे पहले जो पर्सन है उनको क्या क्या देखना चाहिए और किस तरह की टाइमलाइंस होती हैं इसमें, आप थोड़ा अगर गाइड करें। SIB जो आती है मैडम आज की डेट में ना, ये छोटे छोटे MSMEs के पास भी जा रही हैं। एक कहीं ना कहीं एक पैनिक सी सिचुएशन हो गई कि SIB ना आ जाए। बहुत जगह आ रही है जो SIB। तो एक फॉर्म होता है INSP 01 इंस्पेक्शन 01 फॉर्म। हाँ। वो लेके आते हैं। सबसे पहले हमें SIB समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये राइट है कि आप आए क्यों हैं, पूछने का। हाँ। क्या लीड है हमारे पास, हाँ। क्यों आए। तो कोई नोटिस या समन कुछ होता है, वो नोट आपको इंस्पेक्शन 01 देंगे, INSP 01 देंगे कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हम आपके यहाँ पे आए। ओके। उसको अच्छे से समझें। इंस्पेक्शन करना जीएसटी ऑफिसर का राइट है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन उसको समझना आपका भी राइट है कि वो क्यों आए। यदि वो कोई इवेजन निकालते हैं, वही मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, आते हैं आपके ऊपर, आपसे वॉलेंट्री टैक्स जमा करा देते हैं। अब जो वॉलेंट्री टैक्स वो जमा करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जरूर कोई ना कोई इवेजन किया, तभी तो वॉलेंट्री टैक्स आप जमा कर रहे हैं। बात है। आए, समझे, वो आपका पंचनामा लिखेंगे कि क्या क्या उनको मिला है, उस पंचनामे को अच्छे से गो थ्रू करें। उस गो थ्रू के बाद 2 उनको इंडिपेंडेंट विटनेस भी साइन कराने होते हैं कि आपने कोई ज़बरदस्ती इनसे साइन नहीं कराया है। तो वो इंडिपेंडेंट विटनेस वहीं के कोई उद्यमी हो सकते हैं या कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या कोई मिलने वाले हो सकते हैं। तो प्रॉपर चैनल है। SIB भी ऐसे नहीं है कि आइए आपके यहाँ पे, बस क्या होता है कि हमने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि SIB आ गई है, सामने वाले की SIB आ गई है, चीज़ें गलत ही हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो, कोई रॉन्ग लीड हो, कुछ हो सकता है अनइंटेंशनल कुछ हो गया। रॉन्ग लीड के केसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम डर की वजह से वो चीज़ भी बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। सही बात है। तो सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर को कोई भी सबसे पहले तो थोड़ा सा खुद से अवेयर होना चाहिए और अपने कंसल्टेंट के साथ टच में रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन, कोई भी रिप्लाई, कोई भी चीज़ें करने से पहले यदि वो कंसल्टेंट से एडवाइस ले लेगा तो वो चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं। हाँ, करेक्ट, सही बात है, क्योंकि वो नॉलेज है ना उनको। और सही बात है कि जैसे आपने बताया अभी रूल्स भी चेंज हो रहे हैं ना, जीएसटी आयोग को बहुत लंबा समय तो नहीं हो गया है। हाँ, 2017 से जीएसटी आया है। तो अभी हम इवॉल्व ही कर रहे हैं, देखा जाए इवॉल्व अभी मैडम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि डिपार्टमेंट भी हमसे इंटरेस्ट जमा करा रहा है, पेनल्टीज जमा करा रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स अभी बने हैं। ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे केसेस में रिलीफ दे रहा था। क्या होता है कि ट्रिब्यूनल ना बनने से हमें हमारे पास चैलेंज करने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट में रह गया हाँ था। सही बात है। अब क्या ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, ट्रिब्यूनल्स भी सारे मैटर्स देख रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल से भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सिस्टम में तो आएंगी, लेकिन हाँ, समय अभी तक लगेगा। हाँ समय लगेगा। अभी तक क्या था कि चीज़ें पैनिक होने की वजह से जीएसटी में लोगों ने मैम डर की वजह से बहुत पैसा जमा किया है। मैं बहुत बिजनेस ओनर से मिलती हूँ जो दो तरह के, या तो एक तो बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रांग है, उनको पता है कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंस का नॉलेज होता है। दिक्कत ये भी है आकाश सर कि स्टार्टअप वाले जो आ रहे हैं एक एक साल में, अब आईटी का सेक्टर हो गया, एक एक साल में सर 20-20, 30-30 करोड़ का रेवेन्यू आ जा रहा है। फाइनेंस का नॉलेज है नहीं, लिटिगेशन का नॉलेज है नहीं, पता नहीं संभाले कैसे संभाले, एकदम से पैसा आ गया है। ये पूरा गेम तो फाइनेंस का ही है ना, पूरा गेम फाइनेंस का है ना। तो या तो कंसल्टेंट हो आपके पास, या आप खुद इतना नॉलेज रखो। अगर कोई बंदा खुद से ये चीज़ें समझना चाहे, सीखना चाहे, तो कुछ मटेरियल, कुछ किताबें, कुछ वेबसाइट, कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैम आज की डेट में तो एआई इतना अपने आप में इतना प्रोवोक हो गया है कि आप उस पर कुछ भी डालें तो वो 60-70% एक्यूरेसी से तो आपको ऐसे आंसर कर हाँ देता सही है। बात है। तो एटलीस्ट कोई भी चीज़ आए उसको आप वैसे रीड गो थ्रू नहीं कर सकते तो एआई के थ्रू तो कर ही लें। पढ़ लो, सही बात है। या ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ वहाँ पर लें। भी गवर्नमेंट ने राइट्स दे सब मैम पूरा एक्ट आज की डेट में हमारा डिजिटल मीडिया इतना हाई है। हाँ सही, जैसे हम एक पॉडकास्ट करें लोगों को नॉलेज देने के लिए, ऐसे हर सेक्शन पे कोई ना कोई पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। बस समस्या क्या है कि हम उसको देखते नहीं हैं। हाँ हम कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर सर आप खुद एक कंसल्टेंट और आप, मतलब बड़ी बात है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप मेरे पास भी आए तो कम से कम अवेयर होकर आए थोड़ा। अवेयरनेस से मैम चीज़ें आसान हो जाती हैं। करेक्ट। यदि मुझे एंटरप्रेन्योर सही नहीं बताएगा तो मैं उसका केस कभी भी अच्छे से फाइट नहीं कर नहीं पाऊंगा। कर पाएंगे। हाँ तो मेरा सब कहते हैं ना कि मैम डॉक्टर को यदि आप बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर ट्रीट नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। तो सेम थिंग कंसल्टेंट के साथ बात है। जितना ओपन एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट के साथ होगा वो उतना अच्छे से उसके केस को रिप्रेजेंट कर पाएगा। वेरी नाइस। आकाश सर जो भी आपने चीज़ें बताई हैं ये काफ़ी एम्पावरिंग है फॉर बिजनेस ओनर। मतलब हम भी एमएसएमई में ही फॉल करते हैं, तो आई अंडरस्टैंड। और इस तरह के चैलेंजेस से रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़्यादा सॉल्यूशंस भी मार्केट में प्रोवाइडेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो पॉडकास्ट रहा, दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। एक और चीज़, जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है, हम एड्रेस नहीं कर पाते, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मैं चाहूँगी आप अपने आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैम हमें कमेंट में लिखिए क्वेश्चंस, मैं उनके रिप्लाई वहीं पे करूँगा। Very nice. डेफिनेटली सारे रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और मैं आपके कांटेक्ट डिटेल्स भी डाल देती हूँ। मैं सर का ईमेल, सर के कांटेक्ट डिटेल्स, सर से कैसे जुड़ सकते हैं, सर के सोशल मीडिया आईडी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक लास्ट थिंग मैम, जी, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ। एमएसएमई का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है आज की डेट में, जो एक्चुअल में उनका पेन पॉइंट है। मुझे लगता है कि उसको तो डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को एड्रेस करना ही चाहिए। वो है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ। आज की डेट में ना बहुत सारी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में हमारी जो गुड्स हैं वो फॉल करने लगे हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मेरा रॉ मटेरियल तो 18% का है, लेकिन मेरा फाइनल प्रोडक्ट 5% का है। समझ गए। मुझे जो ये डिफरेंस है इसका तो रिफंड मिल जाता है, इसका तो रिफंड का अधिकार है। लेकिन जो मैंने हैवी प्लांट एंड मशीनरी लगाई हैं, जिनका मुझे राइट है आईटीसी लेने का, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिफंड बनता है, तो मैं उस चक्कर में उस आईटीसी का, जो मेरा कैपिटल गुड्स का आईटीसी है, जो मशीन्स का आईटीसी है, वो मेरा ब्लॉक हो गया, मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई है। तो एमएसएमई का बहुत सारे केसेस में मैंने ये ऑब्जर्व करा है, और मेरे पास केसेस आते हैं कि सर किसी तरीके से मेरा कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिफंड करा दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, यदि वो कहीं तक मेरी बात पहुँच जाए, तो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स जो इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसका रिफंड का कोई प्रोविज़न लाएं, उसका रिफंड क्लेम करने का कोई वे आउट लाएं। ये एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी रिलीफ है। बहुत बढ़िया। आकाश जी,
मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, मगर आपने जितना डिटेल में बातें बताई हैं और एज अ कंसल्टेंट आपने जितना एम्पावर किया है एमएसएमई ओनर को थ्रू दिस, जो एमएसएमई वाले हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनको डर है जीएसटी का, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों का डर आज निकला होगा, बेसिक फियर निकल गया होगा। एडवांस कोई क्वेश्चंस है तो वो मैं आपकी सारी डिटेल्स डाल दूँगी, वो आपसे जुड़ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट इस साहित्य से जुड़ा नहीं था। हालांकि सर की एक किताब ऑलरेडी हमारे साथ आ चुकी है, दुबई डिकोडेड, जिसमें उन्होंने बिज़नेस के अलग चीज़ों के बारे में बात की है। ही इज़ ऑलरेडी ऑथर। बट आज उनका इस पॉडकास्ट पे आने का जो एम था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं एमएसएमई को, इंडिया के बिजनेस ओनर को एम्पावर कर पाऊँ, उनके अंदर जो डर है उस डर को निकाल पाऊँ, जो काम वो ऑन ग्राउंड कर रहे हैं वो डिजिटली भी आपको एम्पावर कर पाएँ उस नॉलेज से। जो लोग उनसे मिल सकते हैं उनकी तो वो मदद कर पा रहे हैं, मगर अब वो चाहते हैं कि जिन लोगों से वो नहीं मिले या जो लोग उनसे नहीं मिल सकते वो वर्चुअली उनकी इंफॉर्मेशन से अपनी हेल्प कर पाएँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाश सर आपकी कि आपने आकर हमारे पॉडकास्ट में इतनी एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स दी, इतनी चीज़ें बताई, और आपने सरकार से भी अपील की फॉर एमएसएमई ओनर। ये बताता है कि आप अपने काम को लेकर कितने जिम्मेदार हैं और जुझारू और पैशनेट हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो ड्यूरिंग दीज ईयर्स, अब ये लिटिगेशंस और ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो ये पॉडकास्ट आज देखेंगे वो आकर आपसे जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you. टू वॉच दिस एपिसोड ऑफ 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल। और इसी तरह के कमाल के एपिसोड्स हम लेकर आते रहेंगे जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एज अ व्यूअर सिर्फ आपको एक ही हिस्सा ज़िंदगी का नहीं पता होना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं एक स्टूडेंट बन के आई थी, मुझे डॉक्टर बनना था, और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गई। तो आज अगर मैं एंटरप्रेन्योर की स्टेज पे हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरे बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, मैं कैसे और आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे आज सर ने लिटिगेशन के बारे में बताया, लास्ट एपिसोड में हमें चिराग जी ने सेल्स के बारे में बताया। ऐसे अलग अलग लोग आते रहेंगे और हमें एम्पावर करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आकाश सर के साथ ज़रूर जुड़े। कोई भी सवाल है, कोई भी माइंड में डाउट है, उनसे क्लियर करें। मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। और इस एपिसोड को एमएसएमई ओनर्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ, वो लोग जो अवेयर होना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एपिसोड वही लोग देखें जो बिजनेस ओनर हैं, ये वो भी देख सकते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों को लेकर अवेयर होना चाहते हैं, क्योंकि एक अवेयर नागरिक ही जिम्मेदार नागरिक होता है। सब लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश सर के साथ ये पहला पॉडकास्ट है, मगर आखिरी नहीं है। इसके बाद हम दोबारा एक और पॉडकास्ट उनके साथ करेंगे। आपके सवाल जब हमें मिल जाएंगे हम उन्हें भी एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 25 मिनट्स विद ट्रूथ एंड सोशल के इस एपिसोड को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले पर्सन के साथ, किसी अगली कहानी के साथ, या हो सकता है किसी अगली किताब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।